एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो सीरीज हम कर रहे हैं उसमें आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। हम कंटिन्यू हरियाणा जो सीईटी एग्ज़ाम होना है उसके प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू डालने लग रहे हैं। 6 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन के साथ पूरी वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये सेम एज इट इज़ पैटर्न पे बनाया गया है जो सीईटी जो हरियाणा सरकार जो एचएसएससी लेगी उसके बिहाफ पर। सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। जीके है, नेशनल जीके, सारी कुछ हिस्ट्री पॉलिटी के भी क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हैं, इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं। देखो कंप्यूटर ज़रूर आएगी पेपर में, ध्यान रखना। इसके बाद हरियाणा जीके भी है, इंग्लिश भी दे रखी है, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है और मैथमेटिक्स भी है। सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर किए गए हैं। ठीक है, टोटल 100% आपसे इसमें पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन करवाया गया है। तो आपने टॉपिक पढ़ लिए होंगे। अब मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सीईटी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और सरकार ने कहा कि मई में सीईटी लिया जाएगा। कभी भी हो खैर सीईटी, लेकिन अपनी तैयारी इसके हिसाब से जारी रखना ज़रूरी है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये एज इट इज़ पैटर्न पर है जो सीईटी के अंदर पूछे जाएंगे। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करने हैं डेली, कम से कम 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आपको डेली ज़रूर करने हैं। इस क्लास की पीडीएफ यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, आप नॉलेज हब ज्वाइन कर लीजिए। और जो पहली बार क्लास देख रहा है जो कैंडिडेट, वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है ये। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा दी गई है और ये उनकी डिटेल्स हैं। आपको कोई भी कोर्स वगैरह की कोई भी डिटेल चाहिए तो आप आर्यभट्ट एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और इसमें वही 100 क्वेश्चन होंगे सारे टॉपिक से अलग अलग। ठीक है, ध्यान रखना, आप आंसर देने की कोशिश करना, आप अपने स्कोर कार्ड चेक करने की कोशिश करना कि आपका स्कोर कार्ड रहता है, क्योंकि जो स्कोर कार्ड आप इस मॉक टेस्ट में इस प्रैक्टिस सेट में लगाओगे अप्रोक्सीमेट उससे सेम टू सेम ही आपका सीईटी में होने वाला है। तो कोशिश करना आप 80+ स्कोर करने की। ठीक है, सॉल्यूशन इनका डिटेल में साथ के साथ ही करवाया जाएगा। तो आप पहले वीडियो आराम से देखते रहिए, पॉज कर करके पहले क्वेश्चन देखो, फिर खुद से आंसर देखो सही है या गलत है, फिर आगे वीडियो देखो। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें हम करते हैं। जीके यहाँ से शुरू होती है हमारी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी कि जो महात्मा बुद्ध का जीवन काल था उससे संबंधित है। तो उस समय जो संघ के जो प्रमुख है वो कौन बनना चाहता था महात्मा बुद्ध के समय में, यानी कि उस समय महात्मा बुद्ध जिंदा थे। ठीक है, देह त्याग नहीं हुआ था उनका। उसी समय की बात है कि उनके टाइम में ही जो बुद्ध कम्युनिटी थी उसके हेड बनना चाहते थे। बौद्ध समुदाय का हेड कौन बनना चाहता था? देवदत्त, उपाली, महाकश्यप या फिर आनंद? तो वो जो है जो अध्यक्ष बनना चाहता था वो था देवदत्त। देवदत्त था, ये ध्यान रखना। ठीक है, और क्यों बनना चाहता था? क्योंकि उपाली और आनंद ये दोनों महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में थे। ये ध्यान रखना, उपाली और आनंद जो ऑप्शन दिए हैं ये दोनों महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और देवदत्त चाहता था कि वो खुद प्रधान बने। ठीक है, बौद्ध समुदाय का अध्यक्ष बने। महाकश्यप जो है, महाकश्यप का आपने नाम सुना था, इसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगति हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, महात्मा बुद्ध ने अपने जो संघ था, जो बौद्ध समुदाय था, उसमें महिलाओं को अनुमति दी थी। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। पहले बौद्ध मठों में महिलाओं की अनुमति नहीं थी, फिर आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं की एंट्री अलाउड करी थी। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से सुन लेना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अगला है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के योगदान मतलब निर्माण में योगदान नहीं दिया।
अब सभी ने इतना पढ़ रखा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये दो लाइन सबने पढ़ रखी है, ठीक है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसका है, जो कोई ध्यान नहीं देता, और वो है फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की ऊपर की 2 मीनारें बनवाई थी, चौथी और 5वीं मंजिल। जो कुतुब मीनार की जो चौथी और 5वीं मंजिल है वो बनवाई थी इल्तुतमिश ने। लेकिन उस समय बिजली की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बिजली गिरने की वजह से मीनार टूट गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था दोबारा से, ठीक है। जो मंजिल जो इल्तुतमिश ने जो पूरी की थी कुतुब मीनार, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, दोबारा से उसका निर्माण करवाया था, चौथे और 5वीं मंजिल का वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार ख़त्म करी थी इल्तुतमिश ने। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे ही ऊपर की चौथी और 5वां फ्लोर, 4th और 5th जो मंजिल है उसकी वो टूट गई थी, इस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने उसको चौथी मंजिल तक उसको पूरा करवाया था दोबारा से ऊपर की, ठीक है। तो इसमें कुतुब मीनार में योगदान गयासुद्दीन तुगलक का कोई योगदान नहीं है। ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस लिए बनवाया था? इनका गुरु थे कुतुबदियार काकी करके, उसकी याद में बनवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उसके लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्रता पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज्य दल का समर्थन लिया? Who among the following supported स्वराज्य पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया? यानी कि भारत के आज़ाद होने से पहले ही स्वराज्य दल का समर्थन लिया था। किसने लिया था? किस पार्टी ने? जो केंद्रीय विधानसभा थी आज़ाद होने से पहले, तो उसमें स्वराज्य दल का समर्थन किसने लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो स्वराज्य पार्टी जो थी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने करी थी? पहले आप ये देखो, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये आपने याद रखना है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने करी थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब करी थी? 1923, ठीक है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हो गई थी 1923 में, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से, ठीक है। इसके बाद इस पार्टी का सहयोग किसने मांगा था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इस पार्टी का सहयोग किसने मांगा था? वो मांगा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज्य दल का समर्थन किया था केंद्रीय विधानसभा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। डॉब्सन किसकी इकाई है? यानी कि डॉब्सन जो हम यूज करते हैं, क्या मापने के लिए यूज करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का सिलेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। डॉब्सन किस चीज़ की यूनिट है? पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, शोर यानी कि नॉइज मापने के लिए, या फिर ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए? तो ओजोन परत की जो हम मोटाई मापते हैं, ओजोन परत की जो थिकनेस वो मापते हैं, वो हम मापते हैं डॉब्सन में। ओजोन परत की थिकनेस मांगते हैं डॉब्सन, थिकनेस जो मापते हैं यानी कि जो मोटाई मापते हैं वो है डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन क्या होती है? तो डॉब्सन यूनिट का अगर पूछे तो 100 डॉब्सन मिलके क्या बनाते हैं? 1 mm होती है। 100 डॉब्सन में 1 mm बनता है, ये ध्यान रखना। 100 डॉब्सन यूनिट मिलेंगी तब 1 mm बनेगा, ये ध्यान रखना। तो उस हिसाब से, और ये ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए दी गई है डॉब्सन जो यूनिट है वो। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 5। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग कई डिवाइस में डिजिटल प्रदर्शन बनाने के लिए किया जाता है। OLED होती हैं, इनका प्रयोग हम कई अलग अलग डिवाइस में करते हैं इनका प्रयोग, ठीक है। तो OLED प्रदर्शन किस प्रकार ड्राइव क्रिस्टल प्रदर्शनों के समान है?
ऑप्शन एक पहली स्टेटमेंट है कि ओएलईडी प्रदर्शन को लचीले प्लास्टिक अवसरों पर बनाया जा सकता है। ओएलईडी का प्रयोग करके वस्त्रों के अंतर्गत रोल अप प्रदर्शन बनाया जा सकता है। तीसरा है ओएलईडी का उपयोग करके पारदर्शी प्रदर्शन संभव है। ठीक है, ओएलईडी से ये संबंधित है। और इसमें पूछा गया कि ओएलईडी का क्या क्या है। आपको इंग्लिश में ये ऑप्शन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है ओएलईडी डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स। सेकंड है रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लॉथ्स कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडीज। थर्ड है ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडीज। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सी कथन सत्य है और ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। ओएलईडी जो होते हैं इनसे आप जो बनाते हैं ये कपड़ों जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है इनका, और जो क्लोथिंग वगैरह है वहाँ पर भी ये ओएलईडी से बने कपड़ों पर डिस्प्ले के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले भी ओएलईडी की सहायता से बनाई जा सकती है। ये ध्यान रखना, ओएलईडी के तीनों ही जो पॉइंट लिख रखे तीनों ही इसके यूज़ हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। WBC का डायमीटर कितना होता है। WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पकल्स, ये फुल फॉर्म याद रखना WBC की, जो वाइट ब्लड सेल्स जो बोलते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पकल्स, और इसका डायमीटर कितना होता है। 0.007 mm, 0.07 mm, 0.7 mm या फिर 0.0007 mm। तो WBC का जो अगर डायमीटर की बात करें तो वो होता है 0.007 mm, 0.007 mm होता है। और इसकी अगर हम बात करें लाइफ पीरियड कितना होता है, WBC का लाइफ साइकिल कितना होता है, तो वो होता है 1 से 4 दिन। WBC की जो सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड जो सेल होती हैं, इनका जो एवरेज लाइफ टाइम होता है वो 1 से लेकर 4 दिन होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में WBC कितना होना चाहिए, ये होता है लगभग 6 से लेकर 9000 तक। 6000 से लेकर 9000 के बीच में ये रहती है। ठीक है, WBC, और इनका लाइफ पीरियड होता है 1 से लेकर 4 साल तक का। अगला है घाव भरने के लिए किस विटामिन की सहायता होती है। घाव, जैसे हमारे कोई चोट लग गई तो लगातार खून बह रहा है, तो उसको खून बहने के लिए तो अलग है। खून बहने का तो होता है विटामिन के, जो रक्त का थक्का बनाता है। विटामिन के है रक्त का थक्का बनाने वाला, जो खून एक्सीडेंट हो जाए तो खून निकलता है उसको रोकने का काम है विटामिन के का। इसमें पूछा घाव भरने के लिए, जो हमारे चोट लग गई वो घाव जो भरता है वो कौन भरता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो घाव वगैरह जो भरता है वो भरता है विटामिन सी हमारा, विटामिन सी। विटामिन सी किससे मिलता है हमें, खट्टे पदार्थों से। ध्यान रखना, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है खट्टे पदार्थों से। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। ये ध्यान रखना विटामिन सी के बारे में। विटामिन के जो बता रहा था मैं, विटामिन के जो करता है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉटिंग करता है मतलब रक्त का थक्का जमाना, जो खून एक्सीडेंट हो जाए तो खून बहने से जो रोकता है वो विटामिन के है। अगला है प्रश्न नंबर 8, और इसमें दिया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, उससे किया जाएगा। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है। पहला है कि संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दूसरा है राज्यों की विधान सभा, तीसरा है राज्यों की विधान परिषद, चौथा है NCT यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा। ये 4 जो ऑप्शन दिया आपको ये बताने, इनमें से कौन कौन मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है। संसद के दोनों सदन,
राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान परिषद और दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन है जो वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो दोनों सदन तो वोट डालेंगे ही, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों तो ही वोट डालेंगे ही डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, ऑप्शन एक तो इसमें सही है। दूसरा है जो राज्यों की जो विधान परिषद, विधानमंडल जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो वोट डालती है। विधान परिषद वोट इसमें नहीं डालती। लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो वोट नहीं डालती, लेकिन जो विधानसभा होती है वो वोट डालती है, विधान परिषद नहीं डालती। ठीक है, हालांकि वोट का जो मत है उसका अनुपात कम होता है, लेकिन विधान परिषद इसमें नहीं डालती। ठीक है, तीसरा क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी के, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ध्यान रखना, दिल्ली और पुडुचेरी के जो लोकसभा है, जो विधानसभा है, वो उसके सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों जो हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, प्लस सभी राज्यों की विधानसभाएं, ध्यान रखना विधान परिषद नहीं आएगा, सिर्फ विधानसभाएं, साथ में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, या केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। यानी कि चोराबाड़ी ग्लेशियर है तो केदारनाथ के पास, पहली बात तो ये है। ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। और ये जो ग्लेशियर है ये किस नदी के पास है, ये है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी जो नदी है वहाँ पर ये ग्लेशियर है, यानी कि चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी शुरू होती है। और ये जो ग्लेशियर है ये केदारनाथ पर्वत के उत्तर में है। केदारनाथ जो मंदिर है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसके उत्तर में है। ठीक है, और ये मंदाकिनी रवि जो नदी है, मंदाकिनी नदी, वो चोराबाड़ी ग्लेशियर से ही शुरू होती है। ठीक है, कौन सी नदी है, मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर है जो चोराबाड़ी ग्लेशियर से शुरू होती है। अगला है प्रश्न नंबर 10, कथन और उसकी व्याख्या। कथन है कि भारत एक मानसूनी देश है, सही है ये भी। रीज़न है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि देखो भारत एक मानसूनी देश है, ये भी बात सही है। और हिमालय भारत में जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये भी बात सही है। ए और आर दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन मानसून का और जलवायु संबंधित विशिष्टता का कोई इससे लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हिमालय से सिर्फ नॉर्थ इंडिया पे प्रभाव पड़ता है। साउथ जो इंडिया है, दक्षिण जो भारत है, वहाँ पर तो हिमालय का कोई असर नहीं है। तो वहाँ पे तो जो मानसून आएंगी, अरब खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन सभी से प्रभाव पड़ता है दक्षिण भारत में नीचे की साइड। ठीक है, बी जो कथन जो आर दे रखा है ये अपनी जगह सही है और ए भी सही है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। 2025 में BWF जो चैंपियनशिप होगी वो भारत में होगी, ये तो बात है। ठीक है, और कौन से शहर में होगी, पुणे, शिलोंग, गुवाहाटी या फिर कोलकाता। तो BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 ये भारत के गुवाहाटी शहर यानी कि असम के अंदर होगी, असम के गुवाहाटी में होगी। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के गुवाहाटी में होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व प्रत्यायन दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एक्रीडेटेशन डे कब मनाया जाता है, एक्रीडाइटेशन डे कब मनाया जाता है। 3 जून को, 4 जुलाई को, 15 जून को या फिर 10
जून को। तो ये जो बनाया जाता है, बनाया जाता है 9 जून को। कब बनाया जाता है? 9 जून को। ये जो पीछे की संख्या है ये रहने देना, ये गलत टाइप हो रखी है, ठीक है। ये बनाया जाता है 9 जून को। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? कंप्यूटर के अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं ISP। ISP आप सुनोगे, और ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर और इंट्रानेट सिस्टम प्रोवाइडर। तो जो ISP जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है ISP की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये कंप्यूटर क्वेश्चन चल रही है, ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन है। हम एक ही ईमेल से बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके मेल पतों को खालिस्तान के द्वारा अलग करके। वी कैन सेंड द सेम ईमेल टू मैनी पीपल एट वंस। हम एक साथ एक ईमेल को बहुत सभी लोगों के साथ एक साथ भेज सकते हैं। बाय सेपरेटिंग देयर ईमेल एड्रेस बाय, यानी कि जैसे एक का ईमेल एड्रेस लिख दिया .com लगा के लास्ट में, @gmail.com लिख दिया, उसके बाद दूसरे की मेल लिख दी, तो इनके बीच में क्या निशान लगाए जिससे कि गैप सेपरेट हो जाए, अलग अलग मेल ID बन जाए। ये $, इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण विराम चिन्ह या अल्पविराम या फिर हैशटैग, इनमें से कौन सा एक साइन जो यूज़ करे जिससे अलग अलग हो जाए? तो वो होते हैं कोमा। एक ईमेल ID लिख दी @gmail.com, फिर कोमा लगाओ, फिर दूसरे की लगाओ, फिर कोमा, फिर तीसरी मेल ID, यानी कि अलग अलग ईमेल ID सेपरेट करने के लिए हम बीच में कोमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह हिंदी में बोलते हैं इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। खालिस्तान एक विशिष्ट नाम है जो आपकी इंफॉर्मेशन किसी फाइल को देते हैं। व्हाट इज़ ए यूनिक नेम दैट यू गिव टू ए फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कोई फाइल है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक नाम दे देते हैं, यूनिक नाम। क्या चीज़ होती है वो? यानी कि एक ऐसी फाइल जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, तो उस फाइल को क्या बोलते हैं? फोल्डर बोलते हैं, फाइल नेम बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन या फिर डिवाइस लेटर। तो वो क्या होता है? फाइल नेम होता है। फाइल का जो नाम होता है वो एक यूनिक नाम होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम डिटेल्स रखते हैं। ध्यान रखना, जो फाइल नेम है वो मैक्सिमम हम कितने कैरेक्टर्स डाल सकते हैं? 255, यानी कि 255 अक्षरों तक का हम नाम बना सकते हैं किसी भी फोल्डर का, ठीक है। फाइल नेम होता है यूनिक नेम किसी भी फाइल का जिसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन सेव है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अर्न्स मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस इन द मार्केट। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ जो हम भेजेंगे, बाहर भेजेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा? मसाला, कॉफ़ी, रुई या फिर बासमती चावल। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो है बासमती चावल। बासमती चावल क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बासमती चावल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। रुई की कोई डिमांड नहीं है, ना इतनी कॉफ़ी की, ना मसाला। कॉफ़ी तो हमारे होती भी नहीं है, कॉफ़ी तो ब्राज़ील में होती है, इतने मसाला भी नहीं होते, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है बासमती चावल की, ठीक है। जो गरीब देश हैं वो सबको बासमती चावल के भरोसे ही काम चलता है इनका। तो बासमती चावल सबसे हाई जो है, जो रेट देता है वो सबसे ज़्यादा निर्यात मूल्य पे बिकता है बासमती चावल। अगला है प्रश्न नंबर 17 और इसमें दिया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी जिसने भारत को गरीबी चक्कर से निकालने का प्रयास किया था? कह रहेगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो कब से कब तक था? 1961 से 65, 51 से 56, 55 से 60 या फिर 47 से 52। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 51 से लेकर 56 तक। 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना रही है, 1951 से 1956। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर।
हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर ये आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इस स्कीम में जो कृषि है उसको सबसे ज़्यादा वो विशेषता दी गई थी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी गई थी वो कृषि के क्षेत्र को दी गई थी, ध्यान रख लेना इस। ठीक है, इसका टारगेट था 2.1% का अचीवमेंट करने का, जो ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ 2.1 का टारगेट रखा था, और इसने करी कितनी थी अचीव? 3.6%। ये ध्यान रख लेना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की। अगला प्रश्न नंबर 18, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अगरतला, आइजोल, तमिलनाडु या फिर मुंबई? तो ये तमिलनाडु के अंदर जगह का ही नाम है, तिरुचिरापल्ली वहीं पर ही है ये। अगर ये नाम नहीं देता तो आपको याद रखना तमिलनाडु के अंदर है ये। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू होती है। प्रश्न नंबर 18 में जीके थी नॉर्मल, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ गए थे, इकोनॉमिक्स के भी आ लिए थे। अब प्रश्न नंबर 19 शुरू होता है हरियाणा जीके का। यहाँ से हरियाणा जीके का पहला बेसिक प्रश्न नंबर 19 है कि सभी जिले अम्बाला कमिश्नरी के अंदर आते सिवाय, ऑप्शन में 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, इसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट है जो अम्बाला कमिश्नरी में है, एक नहीं है। तो अम्बाला में अम्बाला भी आएगा, पंचकुला भी आएगा और कैथल भी आएगा, लेकिन करनाल जो है, करनाल अम्बाला कमिश्नरी में नहीं आता, ये ध्यान रखना। करनाल जो है ये अम्बाला कमिश्नरी में नहीं आता। अगला क्वेश्चन नंबर 20, 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था? देखो 1526 में पहली लड़ाई हुई थी किसकी? पानीपत की। कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत की लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था, और बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किस में करा था? पानीपत की पहली लड़ाई में, ये ध्यान रखना। तोप का प्रयोग करा था बाबर ने पहली बार, तोप का। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। पहली हुई थी 26 में, दूसरी हुई थी 1556 में। तीसरी आपको बतानी है कब हुई थी, जो 1600 कुछ में हुई थी वो। ध्यान रखना, पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ पेपर में पूछी जा सकती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? ऐसी नदी जो परमानेंट बहती है, मौसम पर निर्भर नहीं करती। हरियाणा के अंदर बहने वाली गंगा, गंगा तो हम हरियाणा में बहती नहीं है। सरस्वती, सरस्वती तो अब लुप्त हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भी हरियाणा में नहीं बहती। तो कौन सी है वो? यमुना नदी। यमुना नदी ऐसी नदी है जो हरियाणा में 12 मास से बहती है, यानी कि परमानेंट बहती है, मौसम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न नंबर 22, हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 है जो हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, एक है ऐसा है जो हरियाणा के सीएम नहीं था। चौधरी देवीलाल भी हरियाणा के सीएम बन चुके हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। लेकिन सर छोटू राम है, ये कभी भी हरियाणा के सीएम नहीं बने। चौधरी छोटू राम है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अगला है प्रश्न नंबर 23, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, हिसार, पिंजौर या फिर रोहतक? तो भीमा देवी जो है ये है पिंजौर के अंदर। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स है, ये है पिंजौर के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 24, परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि दी जाती है? जो सैनिक है जिनको परमवीर चक्र मिलता है बहादुरी के लिए, उनको कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 5 करोड़? तो परमवीर चक्र जो प्राप्त होते हैं जो सैनिक, उनको दिए जाते 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए की एक मुक्त राशि दी जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 31, 41, 51 या 11? तो पहले तो दी जाती थी 51,000, लेकिन अब वो राशि कितनी कर दी है?
71,000 कर दी है। एक बार आप डाटा ज़रूर चेक कर लेना नया, ठीक है। जो SC कैटेगरी के जो कन्या होते हैं उनको अब विवाह शगुन के लिए 71,000 रुपये की सरकार ने आर्थिक सहायता देने की बात कही है, ठीक है। पहले 51,000 थी, आप चेक कर लेना, बढ़ा दी हो तो वो भी नया डाटा आप चेक जरूर कर लेना। प्रश्न नंबर 26 है, नियम 134A के संबंध में क्या सही है। नियम 134A जो स्कूल में जो बच्चे एडमिशन लेते उससे संबंधित है, ये गरीब बच्चों से। तो पहला कथन है कि यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है, इसे राज्य हाई कोर्ट ने वैध ठहराया है। नियम 134A के बारे में पूछा है, तो नियम 134A पहली बात तो सही है, ये गरीब बच्चों को जो स्कूल में फ़ीस है उससे संबंधित है, क्योंकि फ़ीस नहीं लगती, और इसे स्टेट हाई कोर्ट ने इसे सही ठहराया था, ठीक है। यानी कि दोनों ही कथन इसके सही है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नियम 134 जो फॉर्म 134A आप भरते हो एडमिशन के लिए। प्रश्न नंबर 27 है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था। हरियाणा को पंजाब में पहली बार कब मिलाया था, तो ये मिलाया था 1858 में। 1857-58 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था, ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे। यानी कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था महात्मा गांधी का, उसमें हरियाणा की तरफ से प्रमुख नेता कौन थे, महात्मा गांधी, राजाराम, सूरजमल या लाला लाजपत राय। तो हरियाणा के जो प्रमुख नेता जो असहयोग आंदोलन में थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हरियाणा के प्रमुख नेता थे जो असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, और इन्होंने हिसार से नेतृत्व करा था इसका। हिसार डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध था लाला लाजपत राय का। अगला है प्रश्न नंबर 29, हरियाणा का सबसे बड़ा प्रमुख इको पार्क कौन सा है। इको पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो सबसे बड़ा इको पार्क है तो वो है सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी इको पार्क है, यानी कि बर्ड सेंचुरी है सबसे बड़ी हरियाणा की, ठीक है। सबसे बड़ा इको पार्क कौन सा है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है हरियाणा का सबसे बड़ा इको पार्क है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। सर्वाधिक विधानसभा चुनाव का मतलब विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, गुड़गांव, हिसार, पानीपत या फिर यमुनानगर। तो सबसे ज़्यादा जो सीट है विधानसभा की वो किसके अंदर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट जो है हरियाणा में वो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्रश्न नंबर 31 है, किस जिले को श्रीकांथा कहा जाता था। श्रीकांथा किस जिले को कहा जाता है, पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव या भिवानी। तो श्रीकंठ जो कहा जाता है वो कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। श्रीकंठ कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 32, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था। तो बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी। तो बाबा रामदेव का जन्म हुआ था महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ हुआ था बाबा रामदेव का जन्म, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, ये ध्यान रख लेना। देखो क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको क्लास की PDF मिलेगी। और जो पहली बार क्लास देख रहे हो वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले यूट्यूब चैनल पर नॉलेज हब को। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये CET एग्जाम को लेकर। ये जो पेपर में जो मैं करवा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, पेपर यहीं से बनेगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के। लिमिटेड सिलेबस है सारा का सारा, सारे जो हरियाणा जी के जो क्वेश्चन है सारे घुमा फिरा के ये ही पूछे जाएंगे बार बार। अगला प्रश्न, मेवात जिले का नया नाम क्या है। मेवात का नया नाम क्या हो गया है, नू। मेवात जिले का नया नाम क्या कर दिया था, नू डिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 34,
प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? देखो 3 होती हैं, नैरो गेज, फिर ब्रॉड गेज और मीटर गेज। 3 प्रकार की जो रेलवे ट्रैक होता है वो होते हैं, जो रेलवे की पटरियाँ होती है वो, इनके बीच की जो दूर होती है 2 पटरियों के बीच में, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। तो हरियाणा में सबसे पहले मीटर गेज कहाँ चली थी? मीटर गेज और जो व्यावसायिक रेल यानी कि जो मालगाड़ी बोलते हैं वो, मीटर गेज की जो मालगाड़ी है सबसे पहले हरियाणा की कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो हरियाणा में सबसे पहले चली थी वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। मीटर गेज वाली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी सबसे पहले। अगला प्रश्न नंबर 35, हरियाणा साहित्य का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? हरियाणा साहित्य का प्रसिद्ध लोकगीत पूछा है इसमें। लोकगीत क्या है? स्वांग तो लोकगीत है ही नहीं। कालबेलिया राजस्थान का है अंग, और यह है रागनी। हरियाणा का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो है रागनी। क्या है? रागनी। और लोक नृत्य वो होता तो उसमें स्वांग आता। क्वेश्चन नंबर 36 है, HSSC की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी HSSC की? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1970 को। HSSC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1970 को हुई थी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। प्रश्न नंबर 37 है, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? कैथल डिस्ट्रिक्ट के फरल गांव में एक मेला लगता है, तो कौन सा मेला लगता है? फल्गु मेला, कपाल मोचन मेला, पेहवा मेला या सभी? तो जो कैथल के फरल गांव में मेला लगता है वो लगता है फल्गु मेला। कैथल के फरल गांव में फल्गु मेला लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, अगर पेपर में मेले से सवाल आएगा तो फल्गु मेला जरूर पूछेगा। कैथल के फरल गांव में। खालिस्तान हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन हरियाणा? ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? हरियाणा इलेक्ट्रिक रिफॉर्म आयोग, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या फिर हरियाणा एनर्जी जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये है हरियाणा एनर्जी जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एनर्जी उत्पादन करने वाला। अब उसका नाम HPGCL हो गया, ध्यान रखना इसका अब नाम हो चुका है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPGCL या नाम याद रख लेना। प्रश्न नंबर 39 है, हरियाणा रेलवे लाइन से कब जुड़ा? हरियाणा में पहली बार रेलवे लाइन कब आई थी, कब जुड़ा था? 1880, 88, 85 या फिर 90? तो हरियाणा जो रेलवे लाइन से जुड़ा था वो एकदम स्टार्ट में ही जुड़ गया था 1880 में ही। 1880 में हरियाणा रेलवे लाइन से जुड़ गया था। प्रश्न नंबर 40 है, अम्बाला किस चीज़ के लिए फेमस है? अम्बाला शहर किस लिए है? तरबूज, कटहल, आम या फिर सेब? तो अम्बाला में मिलते हैं आम। अम्बाला, चंडीगढ़, पंचकुला की साइड आम सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। अम्बाला किस चीज़ के लिए फेमस है? आम के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। जीके हो गई, कंप्यूटर हो गया, और हरियाणा जीके हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब शुरू होगी आगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। 4 टॉपिक हमारे बच्चे हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 41 से हमारी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, द टेलीफोन वाज ब्लैंक बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, जो टेलीफोन की खोज की गई थी ग्राहम बेल के द्वारा। ठीक है, यानी कि टेलीफोन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ये हमें पता है। तो खोज करने का मतलब क्या होगा? रिसर्च नहीं, इन्वेंटेड, फाउंड या फिर डिस्कवर्ड। देखो डिस्कवर क्या होता है? डिस्कवर का प्रयोग जब करते जब कोई चीज़ पहले से हो, उसको खोजना, जो गुम हो चुकी थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिस्कवर नहीं आएगा। इन्वेंट होता है कोई नई चीज़ बनाना, नई चीज़ पैदा करना, इन्वेंट करना नई चीज़ का। इन्वेंट और डिस्कवर में यही फ़र्क है सिर्फ। डिस्कवर मत कर देना। डिस्कवर वो होती है जैसे ये बोलते हैं ना, भारत की खोज किसने करी थी?
तो भारत की खोज का मतलब क्या है कि भारत डिस्कवर किया था उसने। कैसे डिस्कवर करने का मतलब कि भारत पहले से था और उसने खोजा था ये समुद्री मार्ग से, वास्को डी गामा ने, तो वहाँ पे डिस्कवर्ड आएगा। लेकिन नई चीज़ बनाई है तो वो है इन्वेंटेड। जैसे बल्ब बनाया था, ठीक है, थॉमस एडिसन ने, तो उसने भी वो चीज़ इन्वेंट करी थी। साइंस के जो भी होते हैं प्रोजेक्ट, वो सारी चीज़ें इन्वेंट की जाती है साइंस के अंदर, जो चीज़ पहली बार बनती है। तो यहाँ पे आएगा इन्वेंटेड। क्वेश्चन नंबर 42 है, मदर कट्स वेजिटेबल बाय खालिस्तान इन नाइफ। माँ ने जो सब्जी काटी थी एक चाकू से, तो बाई ए नाइफ, ऑफ ए नाइफ, फ्रॉम ए नाइफ या विद ए नाइफ। तो ये काटी थी विद ए नाइफ। विद ए नाइफ मतलब नाइफ की सहायता से, ठीक है। वेजिटेबल्स काटी थी नाइफ की सहायता से, विद ए नाइफ आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। प्रोपोजिशन विद आएगी, बाकी कोई भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, विद आएगा, विद ए नाइफ यानी कि नाइफ के साथ, नाइफ की मदद से। क्वेश्चन नंबर 43 है और इसमें आपको ईडियम बताना है, और ये दिया गया है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब है कि अक्ल काम न करना, मतलब घबरा जाना। टू डिसएग्री विद समथिंग नहीं, विदाउट एम और पर्पज नहीं, नॉट नोविंग व्हाट टू डू मतलब क्या करना है कुछ नहीं पता होना, या फिर नॉट टेक नोट समथिंग, तो इसका मतलब नॉट नोइंग व्हाट टू डू, नॉट नो व्हाट टू डू यानी कि कुछ नहीं करना, अक्ल काम ना करना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में भी ईडियम पूछा गया है, और ये ईडियम है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब है कि एकदम से नीला, मतलब कभी कभार होने वाली घटना। फ्रिक्वेंटली होता है बार बार, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार। नेवर का मतलब है कभी नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन से हट गया। वंस का मतलब होता है कि बहुत रेयर दिखना, कोई चीज़ बहुत कम दिखना, तो ये होता है रेयरली। आपको अगर नहीं भी आता तो इतना मतलब, वंस का मतलब एक बार नीला चांद, मतलब कोई बहुत रेयर दिखेगा, बहुत मुश्किल से दिखेगा। तो इसमें रेयरली एक ही ऑप्शन है जो मुश्किल से जिसका मतलब बनता है, ठीक है। यानी कि साल में एक आध बार होने वाला बहुत कम जो घटना होती है वो होता है रेयरली, वंस इन ए ब्लू मून। बाकी सारे तो अलग मीनिंग है। उसके बाद अगला है वन वर्ड, वन हु कलेक्ट्स स्टम्प्स, जो टिकट इकट्ठी करता है, टिकट वगैरह जो इकट्ठी करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथेलिस्ट या प्लेगियरिस्ट। देखो न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, ये वो होता है जो कॉइन इकट्ठे करता है, जो सिक्के इकट्ठे करता है, तो वो होता है न्यूमिस्मेटिक, ये ध्यान रख लेना। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, समाज सेवी, परोपकारी जो बोलते हैं जिसको, परोपकार की भावना रखने वाला परोपकारी, ठीक है। और लास्ट है प्लेगियरिस्ट, ये होता है जो साहित्य की चोरी करता है, साहित्य चोरी करने वाला। तो जो टिकट इकट्ठी करता है उसको बोलते हैं फिलैथेलिस्ट। फिलैथेलिस्ट होता है डाक टिकट संग्राहक, जो डाक टिकटें इकट्ठी करता है, फिलैथेलिस्ट, वन हु कलेक्ट स्टम्प्स। क्वेश्चन नंबर 46 में भी वन वर्ड है, और ये दिया कि दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्योर्ड, जिसे लूटा ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, जिसे लूटा ना जा सके, ये होता है दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्योर्ड। कॉन्क्योर्ड मतलब लूटना। इनकैपेबल होता है अयोग्य, इनविजिबल होता है अदृश्य, इनविंसिबल और इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है अटल होना, अपरिहार्य, और इनविंसिबल क्या होता है, जो जिसको हराया ना जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जो हारे नहीं, जिसको कोई हरा नहीं सके, अजय, अपराजय, अजय बोलते हैं इसको प्रॉपर हिंदी में, अजय। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, और आपको एंटोनियम बताना है, विलोम शब्द बताना है कि इसका अबोलिश। अबोलिश का प्रॉपर मतलब होता है उन्मूलन करना, उन्मूलन यानी कि खत्म कर देना, खत्म करना या फिर उन्मूलन करना,
अबॉलिश का मतलब कोई भी जो चीज़ है उसको ख़त्म कर देना। बिल्ट का मतलब होता है बनाना। कैंसिल मतलब रद्द करना। अफिर्म का मतलब होता है दृढ़ता से। फिनिश मतलब ख़त्म कर देना। अबॉलिश मतलब कोई चीज़ ख़त्म करना, तो बिल्ट का मतलब क्या होगा, बनाना, क्योंकि हमें इसका एंटोनियम पूछा है। अगर सिनोनियम पूछता है इसका तो आता फिनिश, एंटोनियम का आएगा बुल्ट आएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 48 है करेक्टली स्पेलिंग बतानी है लेज़र की। लाइजर की फुल फॉर्म बतानी है, और लाइजर की करेक्ट स्पेलिंग है LIESURE। LIESURE जो ऑप्शन सी में दे रखी है। LI48 का है LEISURE। सॉरी, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए LEISURE लेज़र। इसका मतलब अवकाश, फुर्सत में। लेज़र का मतलब होता है फुर्सत से, एकदम अवकाश में। ऑप्शन ए है वो करेक्टली स्पेलिंग है। अकोमोडेट की फुल स्पेलिंग बतानी है आपको। अकोमोडेट तो वो होता ACCOMMODAT। अकोमोडेट, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है अकोमोडेट की। अकोमोडेट यानी कि समायोजित करना, इकट्ठा करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिला देना, अकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 50 है, और इसमें आपको एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है। यहाँ से स्टार्ट है कि व्हेन ही रिटर्न टू द डाइनिंग रूम द गेस्ट लेफ्ट एंड द सर्वेंट्स वर क्लियरिंग द टेबल्स। जब वो डाइनिंग रूम में आया तो मेहमान जा चुके थे और जो नौकर हैं वो टेबल्स वगैरह साफ करने लग रहे थे। इसमें एरर कहाँ आएगा, टू द डाइनिंग रूम, टू द डाइनिंग रूम, ऐसा तो कोई एरर ही नहीं है। व्हेन ही रिटर्न टू द डाइनिंग रूम सही है, वो डाइनिंग रूम में आया था। वर क्लियरिंग द सर्वेंट्स वर क्लियरिंग द टेबल्स, ये भी लाइन सही है। व्हेन ही, जब वह, ये भी सही है। एरर है कहाँ पर, द गेस्ट लेफ्ट। गेस्ट लेफ्ट नहीं आएगा, द गेस्ट हैड लेफ्ट आएगा। हैड लेफ्ट, उसके आने से पहले जा चुके थे वो, समझ रहे। उसमें क्या है कि जैसे वो डाइनिंग रूम में आया तब तक गेस्ट जा चुके थे, तो इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द गेस्ट हैड लेफ्ट। ठीक है, हैड लेफ्ट आएगा, ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी एरर बताना है। ही वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ओविंग टू द डेथ ऑफ हिज फादर। इसमें एरर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको पता होगा तो ये डिप्राइव्ड फ्रॉम नहीं होता, डिप्राइव्ड फ्रॉम नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये होता है डिप्राइव्ड ऑफ। कुछ प्रीपोजिशंस जो होती हैं कुछ फिक्स होती हैं, तो डिप्राइव्ड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, डिप्राइव्ड ऑफ, ये ध्यान रख लेना, फिक्स है इसके साथ ये प्रीपोजिशन, डिप्राइव्ड ऑफ आएगा, आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सेंटेंस में कोई गलती है या फिर कोई चेंज करना है। ही स्पेंट ऑल विच ही हैज़ इन ऑर्डर टू परफेक्ट हिज इन्वेंशन। उसने वो सारा कुछ स्पेंड कर दिया जो उसके पास था अपनी नई खोज करने के लिए, अपनी खोज को परफेक्ट करने के लिए। तो इसमें एक चीज़ देखो, इसमें ये दे रखा विच का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ही स्पेंड ऑल, विच का मतलब कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो लिविंग में है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे आएगा विच की जगह दैट, तो विच ही हैज विच ही इज लिविंग, ये आएगा दैट ही हैड। दैट ही हैज की जगह भी क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, उसने वो सारा खर्च कर दिया था जो उसके पास था। क्वेश्चन नंबर 53 में है, और ये सेंटेंस यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है। सुभाष पालेकर ए फार्मर रिसीव्ड द पद्म श्री अवार्ड दिस ईयर इन हिज कैंपेन फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए उसको पद्म अवार्ड मिला था। इसमें जो एरर बताना वो बताना यहाँ से, इन हिज कैंपेन फॉर जीरो बजट। आपको बताना कि क्या एरर आएगा, इन की जगह क्या आएगा, फॉर, एट या फॉर हिज।
तो इसमें जो एरर है, इसमें जो एरर आएगा वो सिर्फ इनकी जगह पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ इनकी जगह पर, और इनकी जगह क्या आएगा 4। आगे वाला 4 सही है, ये इनकी जगह क्या आएगा 4। क्यों आएगा? क्योंकि रिसीव दे रखा है। हमें कोई चीज़ मिलती है रिसीव्ड फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होगा किसी के द्वारा, और रिसीव्ड फॉर किसी चीज़ के लिए। तो इसको पद्मश्री किस चीज़ के लिए मिला है? इसके कैंपेन के लिए। तो फॉर हिज कैंपेन फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 54, और ये पूरा जो पैराग्राफ ये पढ़ के आपको इसका आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 54 का। और इसमें पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ पैसेज दिस इज। ये सारा पैसेज, देखो पैसेज इतना बड़ा आएगा तो आप करने की जरूरत नहीं है, पहले बचा हुआ पेपर करना, ध्यान रखना। तो ये जो पैरा है ये इन्फॉर्मेटिव है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगला है, इसमें भी एंशिएंट पैराग्राफ दिया गया है एक, और इसमें भी लास्ट में जो वर्ड मीनिंग है वो जो पूछे गए हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट में आपको करने हैं अलग देख के, ठीक है। इसका जो प्रॉपर आंसर है वो ए का 2, बी का 3, सी का 1। लग्जरियस का लश, डोरमेंट का होता है स्लीपिंग, और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है कंटिन्यू। वर्ड मीनिंग बताने हैं आपको, पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ग्रामर आती तो वर्ड मीनिंग आप आसानी से बता दो। डोरमेंट का होता है जो सुप्त अवस्था में, नींद की अवस्था में, स्लीपिंग। लग्जरियंट का मतलब लस, ठीक है, काफ़ी विशाल जो लग्जरियस वैभवशाली जिंदगी। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। तो ये हमारे यहाँ पे 55 क्वेश्चन होते हैं, और इसका मतलब हमारे यहाँ पे इंग्लिश का चैप्टर भी कंप्लीट, इंग्लिश हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56 से जो है वो हमारी हिंदी स्टार्ट होती है, यहाँ से जो है वो हिंदी स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 56 से, ठीक है। 55 तक हम जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ चुके हैं। अब बच गया हमारा हिंदी, हिंदी के बाद आएगा मैथ, और मैथ के बाद आएगा रीजनिंग। प्रश्न नंबर 56 है, साधु का विलोम शब्द क्या है? साधु का विलोम शब्द क्या है? साधुनी, साध्वी, सन्यासिनी या असाधु। साध्वी जो है ये इसका क्या होता है? स्त्रीलिंग। अगर इसका लिंग चेंज करवाते तो स्त्रीलिंग बनता साध्वी। साधु का विलोम क्या आएगा? असाधु, ध्यान रखना, साधु असाधु। अगला है, दिए गए विकल्पों में सुधा का समानार्थी शब्द क्या है? सुधा शब्द का क्या मतलब होता है? प्यासा, अमृत, नीर या तृष्णा। तो ये होता है अमृत का। अमृत का क्या होता है? सोम, सुधा, पीयूष। तो ये सारे किसके मीनिंग हैं? अमृत के, ठीक है। सुधा का मतलब अमृत होता है। नीचे से दिए गए विकल्पों अपेक्षा का अर्थ क्या है? अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या है? अभिलाषा, उपेक्षा, अंधकार या सन्निग्ध। तो अपेक्षा का अर्थ होता है अभिलाषा, अपेक्षा करना, अभिलाषा करना। ऑप्शन बी आंसर है। प्रश्न नंबर 59 है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ। अभय और उभय का अर्थ बताना आपको प्रॉपर। तो अभय का मतलब होता है जो डरता नहीं हो, निर्भय, और उभय का मतलब होता है दोनों। उभय लिंग जैसे पढ़ते हैं जिसमें दोनों लिंग हो, ठीक है। उभय का मतलब होता है दोनों, और अभय का मतलब होता है जो निडर हो, बिना डरने वाला, ठीक है। जैसे हवा अग्नि का अगर पूछे तो हवा और अग्नि का क्या होता है? अनिल और अनल। हवा को क्या बोलते हैं? अनिल, अग्नि को बोलते हैं अनल, ठीक है। तो इसलिए अभय का होता है निर्भय, उभय का होता है दोनों। ऑप्शन ए इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 60 है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या कहते हैं? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? प्रपर्ण, पत्रहीन, अपर्णा या अपत। तो उसको कहते हैं अपर्णा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको कहा जाता है अपर्णा, ठीक है। और जो पत्ता नीचे गिर गया, जो पत्ता नीचे गिर गया उसको बोलते हैं प्रपर्ण। ये ध्यान रखना, जो नीचे गिरा हुआ पत्ता, नीचे गिरा हुआ जो पत्ता है उसको बोलते हैं प्रपर्ण, और जिस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए उस पेड़ को बोलते हैं अपर्णा। ये ध्यान रखना, दोनों में अलग अलग अंतर है, आप अंतर ध्यान में रखना इनका, अपर्णा का और प्रपर्ण का।
अगला है संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। संहार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये जो होता है ये होगा सम प्लस हार, शम प्लस आहार। श मैं आधा मैं है, ये ध्यान रखना, शम प्लस आहार ये बनेगा संहार। ठीक है, संहार का मतलब होता है संपूर्ण नाश करना। अगला है प्रश्न नंबर 62, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, ध्यान रखना ये होता है अव्ययभावी समास। समास पे प्रश्न जरूर आएगा और खासकर अव्ययभावी पे ही आएगा। अव्ययभावी समास होता है जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसके ऊपर लिंग वचन का कोई फर्क ना पड़े, वो होता अव्ययभावी समास। और पहला पद प्रधान हो जिस समास का होता अव्ययभावी समास। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बनाइए। इसमें दो वाक्य की जोड़ रखे, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। सरल वाक्य का मतलब है कि एक सीधा से वाक्य बनाना है आपको। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि के आने पर ही कार्यक्रम शुरू हो पाया। अतिथि आए, कार्यक्रम शुरू हुआ। दिए गए वाक्य में परिवर्तन संबंधित नहीं है। देखो, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी कि जैसे चीफ गेस्ट आए तभी कार्यक्रम शुरू होता, आपने देखा भी होगा। तो इसका जो प्रॉपर जो वाक्य बनेगा वो बनेगा अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी कि जैसे चीफ गेस्ट आए तभी तो काम शुरू होगा। सरल वाक्य इस हिसाब से बना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये रचना के आधार पर अगर वाक्य की बात करें तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। उसमें से एक वाक्य होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, जैसे 2 वाक्य मिला रखे हैं। तीसरा होता है मिश्र वाक्य, जहाँ पर क्योंकि, जो, जैसा, तैसा ये शब्द मिलके बनते हैं। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, ये ऐसे शब्द मिलाए वो बनेगा मिश्र वाक्य। ठीक है, और इसमें 2 वाक्य मिला रखे हैं, मेहमान आए और या फिर तथा, ऐसे शब्द प्रयोग हो वो होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य हो जिसमें सिंपल बात कही जाए। प्रश्न नंबर 64 है, कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। छंद अलंकार नहीं होता। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला है 65, अपनी बुराई नहीं दिखती कौन सी लोकोक्ति होती है, यानी किस लोकोक्ति का अर्थ है कि अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग तले अंधेरा, अंधों में कान राज्य, एक पंथ दो काज, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो देखो, अपनी अंधों में काना राज्य मतलब 100 लोगों में से कोई एक अल्प ज्ञानी होना। अल्प ज्ञानी, अंधों में काना राज्य मतलब सारे मूर्ख बैठे हैं, उसमें से एक को थोड़ा बहुत नॉलेज होना। एक पंथ दो काज मतलब एक तीर से 2 निशाने, एक साथ 2 काम करके आना। आगे नाथ न पीछे पगा मतलब आगे पीछे कुछ न होना। अपनी बुराई ना दिखना, इसका मतलब होता है चिराग तले अंधेरा, जो है बोलते हैं हरियाणवी में दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा का मतलब दीपक के नीचे ही अंधेरा होता है, ऊपर चारों तरफ वो रोशनी कर देता है, पूरे जहाँ भी जलाओगे। तो दिया तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब होता है कि अपनी बुराई नहीं दिखता। क्वेश्चन नंबर 66 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि जो चिन्ह हैं उनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर, वर्ण, या फिर वर्ण समूह, या फिर वर्णमाला। तो लिपि के जो चिन्ह हैं जो एक क्रमबद्ध इकाई में जो दिए गए हैं उनको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लिपि के चिन्ह होते वो तो खुद ही वर्ण हो गए, ठीक। और वर्णों के समूह को पूछा तो वो होता वर्णमाला। लिपि के चिन्ह क्या कहलाते हैं, वर्ण, ध्यान रखना। इसमें पूछा लिपि के चिन्हों के समूह को, यानी कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अशुद्ध शब्द छांटना है। 4 लिख रखे, अशुद्ध कौन सा है। देखो, सप्ताह भी सही है, क्रिया भी सही है, ठीक है। सप्ताह भी सही है, क्रिया भी सही है और महीना भी सही है। ये तो हम डेली यूज़ करते हैं, तीनों चीज़ें लिखते हैं। गलत क्या है, अनुग्रह गलत है। अनुग्रह नहीं होता इसमें,
अनुग्रह नहीं होता, इसमें होता अनुग्रह। ये घ के नीचे रह आएगा, ये री वाला रह नहीं आएगा। अनुग्रह होता, अनुग्रह नहीं होता। ऑप्शन बी है वो गलत दिया गया है। अगला है 68 नंबर, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन जो हम प्रयोग करते हैं वो किसके लिए किया जाता है? भाई ये एक वचन है चीज़ है, दो वचन बहुवचन चीज़ है ये। तो किस चीज़ के बारे में हम बताते हैं कि चीज़ एक वचन है या बहुवचन है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या अलंकार। तो वो बताते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा एक वचन है बहुवचन। सर्वनाम का तो हो गया वह लिख दिया है, वो लिख दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। विशेषण का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता विशेषण और अलंकार से। वचन का प्रयोग करते हैं हम संज्ञा के लिए, यानी कि कर्ता के लिए, एक ध्यान रखना। अगला है 69 नंबर, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैं पहले बताता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता। देखो 3 ये हो गए, एक होता है निश्चयवाचक और एक होता है अनिश्चयवाचक 5 और एक होता है संबंधवाचक 6। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? लड़का भजन गा रहा है, ये तो सीधा बन गया, कर्ता कर्म क्रिया। लड़का भजन गा रहे हैं, कोई विशेषता तो है ही नहीं इसमें। मैंने उसको बुलाया, इसमें भी कोई विशेषता नहीं है। वह सुंदर लड़का है, सुंदर एक विशेषता है। लड़के की सुंदरता बताई गई है कि वो लड़का बताया गया, लड़का कैसा है, सुंदर है। तो यह होता है विशेषण। सुंदर एक विशेषण का प्रयोग किया गया है ऑप्शन सी के अंदर। ये वो सुंदर नहीं है, सुंदर नाम नहीं है, ध्यान रखना। वह सुंदर लड़का आया, ये सुंदर उसका नाम नहीं है, ध्यान रखना। सुंदर उसकी विशेषता बताई गई, लड़का कैसा है, सुंदर। तो ये हमारे यहाँ पे 70% पूरे हो गए इस मॉक टेस्ट के, इस प्रैक्टिस सेट के। हिंदी कर ली, इंग्लिश कर ली, जीके कर ली, कंप्यूटर कर लिया और हरियाणा जीके कर ली। 70 सवाल 70% जो है वो हमारे इस मॉक टेस्ट के, इस प्रैक्टिस सेट के हम पूरे कर चुके हैं। अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 71 से, और ये हम करेंगे मैथ का हिस्सा। यहाँ से गणित के 15 सवाल गणित के करेंगे और उसके बाद लास्ट में 15 सवाल हम रीजनिंग के देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे 100% पूरे हो जाएंगे इस मॉक टेस्ट के, और आपको देखना आपका स्कोर कार्ड क्या बना है। प्रश्न नंबर 71 है, एक व्यक्ति 50 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एक कपड़ा खरीदता है 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। 50 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और रेट है 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो ये कपड़ा कितने का पड़ेगा? तो 50 लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया, और इसको 250 के हिसाब से अगर खरीदेगा तो टोटल कितने रुपये का कपड़ा खरीदा जाएगा? ये खरीदा जाएगा 12,500 का। ठीक है, 50 मीटर लंबा गुना 1 मीटर चौड़ा, ये टोटल इसका एरिया निकलेगा कपड़े का। उसके बाद जो रेट है 250 पर स्क्वायर मीटर, तो 250 से गुणा करें तो टोटल कितना रुपए का कपड़ा आ गया? 12,500 का। दूसरा कपड़ा है 40 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा और रेट क्या है? 200 स्क्वायर मीटर। तो ये कपड़ा कितने का खरीदा जाएगा? 16,000 रुपये का। ठीक है, इसने पूछा दोनों कपड़ों की कीमत में अंतर बताओ, तो 16,000 में से 12,500 घटा देना, वे बचेगा 3500 रुपये का दोनों कपड़ों में फ़र्क है। देखो ये लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इनकी गुणा कर देना, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया हो गया उसके हिसाब से 250 पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। देखो स्क्वायर मीटर का मतलब है कि एरिया। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल मीटर होता तो लंबाई लेते या फिर एक चीज़ लेते लंबाई चौड़ाई में से। अब इसमें स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई करके गुणा जो रेट है उससे गुणा कर देना, 3500 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 72 सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण विभाजित हो जाती है।
ऐसी संख्या होता है पहले जो 4, 5, 6 और 7 से पूरी पूरी भाग होती है। तो 4, 5, 6 और 7 से पूरी पूरी भाग यानी कि इन संख्याओं को क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आएगा, 420 आएगा। 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 420 एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम तो निकालना तो होगा, ऐसे करके जो निकालते पहले 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 5 ये नहीं जा रहा, 2 3 6 और ये 7। अब इनकी गुणा कर दो, दोबारा से आगे भाग नहीं जा रहा, 5 3 15 और 7 दूनी 14, 14 15 और फिर इसको 2 से गुणा करके 420 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया 420। वो छोटी सी संख्या इन सभी से पूर्ण भाग होती है। लेकिन इसने कहा कि वो संख्या बताओ जिसमें अगर हम 8 जोड़े ना तब वो 420 बने। तो इसका मतलब 420 में से 8 घटा दो तो वो क्या बनेगी, 412। समझ गए। इसने पूछा कि उसमें 8 जोड़ने पर वो संख्या पूरी भाग होनी चाहिए इनसे। तो इसका मतलब उस संख्या में से 8 घटा दो, 412 बनेगी। 412 में 8 जोड़ेंगे तो तभी तो पूरी पूरी भाग होगी, वो 420 बनेगी। ठीक है। अगला सवाल नंबर 73। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 और दूसरी संख्या है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 1। इसका एलसीएम पूछा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका पूछा है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बड़ी पावर कौन सी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। कॉमन क्या आएगा इसमें, 2 की पावर 4 आएगा। अगला है इसमें क्या पूछा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है। हाँ, सबसे अधिक घात वाली, तो 2 की पावर 4 वाला आएगा। ये दोनों ऑप्शन हट गए। 2 की पावर 4 इसमें भी है, इसमें भी। 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, तो दोनों में सबसे बड़ी कौन सी, 3 की पावर 5, तो ये आएगा। 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3, ये इसका एलसीएम आएगा। यानी कि जो पावर दे रखी है इसमें से मैक्सिमम पावर लेनी है जिसके लिए। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी दोनों में, 3 की है वो लेनी है, और 7 की जो दे रखी है वो लेनी है। अधिकतम जो घात वाली संख्या वो लेते हैं एलसीएम के लिए। ठीक है। अगला है ये सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफाई करना। पहले तो ये ब्रैकेट सोल्व होगा, 2/1 करेंगे तो 2 ही आएगा, -2, 2 में से 2 गए तो 0, मतलब ये ब्रैकेट ख़त्म। 6 में से 4 गए तो 2 बच गया, बाहर माइनस का है। 10 - 2 कितना बच गया, 8। ठीक है। बोर्ड मास का फार्मूला है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड और लास्ट में सब्सट्रैक्शन होगा। अगला है 75 नंबर। 2 संख्याओं का औसत है 17, n1 और n2 का। n2 और n3 का औसत है 44। तो n3 और n1 के बीच में अंतर बताना है आपको। 2 संख्याओं का एवरेज दे दिया, अगली 2 का एवरेज दे दिया, उनका अंतर पूछा है। देखो n1 + n2, इनका औसत निकालेंगे तो नीचे 2 से भाग देंगे, आ गया 17। यानी कि n1 + n2 2 संख्याओं का जोड़ कितना आएगा, 2 इधर जाएगा तो कितना आएगा, 34। यानी 2 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 34। आगे है n2 + n3, इनका एवरेज दे दिया कितना, 44। ये नीचे 2 आएगा, 2 को इधर से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 88। n1 + n2 34 है, n2 + n3 है 88। n3 - n1 पूछा है इसने, तो n3 इसमें है n1 इसमें, ये दोनों आपस में घटा दो तो n2 से n2 कट जाएगा, n3 - n1 बचेगा। 88 में से 34 घटाना, ऐसे घटेगा ये। n2 + n3 था, इसमें से क्या घटाना हमें, n1 + n2। बाहर माइनस का निशान अंदर जाएगा तो ये माइनस का पूरा, और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। n2 से n2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, n3 - n1। 88 में से 34 घटाना है, 88 में से 34 गया तो 54, इसका उत्तर हो जाएगा 54। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 76। x अनुपात y है 6:5, y अनुपात z है 9:25, तो x अनुपात z का मान बताओ। देखो x y है 6:5 और y z है 9:25, तो 9 को y को पहले बराबर बनाओ, इसको 9 से गुणा कर दो और इसको 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54 अनुपात 9 × 5 = 45 अनुपात 5 × 45 हो गया, और 25 × 5 = 125। ये x ये y ये z, इसने x और z का पूछा, यानी कि 54 अनुपात 125 इसका उत्तर हो जाएगा। 54 अनुपात 125 ये इनका अनुपात बनेगा। अगला सवाल प्रश्न नंबर 77 दिया है,
कि तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और इसका खर्च बढ़ जाता है 15%, तो तेल की खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताएं। यानी कि पहले जो था तेल की कीमत 20% वृद्धि हो गई, मतलब तेल का प्राइस पहले क्या था 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ जाता है 15%। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि पहले एक्सपेंडिचर 20 था, अब कितना एक्सपेंडिचर हो गया 23 रुपये इसका खर्चा हो चुका है। ठीक है, आगे से पूछा है कि जो तेल की खपत जो करेगा उसमें कितना प्रतिशत जो है वो बदलाव आएगा, यानी कि ज़्यादा करेगा या कम करेगा। ठीक है, तो पहले देखो 20 रुपये खर्च करता था, 5 रुपये के हिसाब से कितना तेल आता था, लगभग 4 लीटर आता था। अब जो है अब तेल आएगा कितना 23/6, अब 23/6 के हिसाब से आएगा, यानी कि 4 से भी कम आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले आता था 20/5 और अब आता 23/6, तो इसमें जो तेल की जो खपत थी वो कम हो गई। पहले आता था 4 लीटर, अब आता 23/6, कितना कम हो गया 1/6। ठीक है, 1/6 की इसमें कमी आ गई, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो सारे गलत दे रखे हैं, ऑप्शन इसके हैं वो गलत हैं। 1/6 का मतलब कितना होता है 16 से 2/3% की इसमें कमी आएगी तेल की खपत के अंदर। इसके ऑप्शन जो है वो सारे गलत दिए हुए हैं। सवाल नंबर 78 है, यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना परसेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, एस टी का 160% दिया है, एस जो है वो टी का 160/100, एस नॉर्मल करो तो अगर, ठीक है, यानी कि T/S का रेशियो जो दे रखा है वो होता है 10/16। T अगर 10 है तो S की वैल्यू 16 है, ये दे रखा है। अगर हम 100 मान के चले तो T अगर 100 है तो S कितना हो जाएगा 160, क्योंकि 100 का 160% होता है 160। अब पूछा कि TS का कितना परसेंट है, ये तो S हो गया T का, TS का कितना परसेंट है, यानी कि 160 का x/100% होता है बराबर 100 के बराबर लेके आना है हमने। ठीक है, तो 100/160 आ जाएगा, 100/160 गुणा में 100। ठीक है, 100/160 गुणा में 100, ये काटेंगे तो 4 चौक 16, 25 चौक 100 और ये 2 और ये 5, 25 चौक 25 5 125/2%। 125/2 का मतलब होता है 62.5%, 62.5% इसका उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें दे रखा एस जो है वो टी का 160% है, अगर टी 100 है तो एस कितना हो जाएगा, इसका 160% यानी कि 160 हो जाएगा। अब इसने पूछा कि टी एस का कितने परसेंट है, टी एस का कितना परसेंट है, तो टी किसका है एक्स का, एस का पूछ रखा है, उस प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा है, ये इसका सीधा बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 79, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ क्या होगा। विक्रय मूल्य मान लिया हमने, विक्रय मूल्य क्या होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ना कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, विक्रय मूल्य से 30% कम है तो विक्रय मूल्य 100 मान ले तो क्रय मूल्य कितना हो गया 70, 30% कम ही तो होगा इसका, तो 100 का 30% 30 होता तो 30 घटाएंगे 70 रुपया। अब इसने पूछे लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ निकलता क्रय मूल्य पर, लाभ है कितने रुपए का 30 रुपये का, कितने पे क्रय मूल्य कितना था 70, 30/70 गुणा में 100, यानी कि 300/7, और 300/7 करें तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी कि 42.86, 42.86, 300/7 आ जाएगा, ये होता है 42.8 के समथिंग, ये लाभ परसेंट होगा, क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये, विक्रय मूल्य 100 दे रखा है, तो इसने कहा कि विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो विक्रय मूल्य अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 30% कम क्या हो जाएगा 70 रुपये। लाभ या हानि जो निकलता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, ये ध्यान रखना। अगला है 80 नंबर,
एक राशि पर 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7800 रुपये है और छठे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9046 है। तो ब्याज की दर बताओ। 5 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 7800 हो, छठे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 9048 है। ठीक है, अगर हम सिंपल ये मानने कि ये 7800 रुपये मूलधन है तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा भाई? 5 साल का दे दिया ब्याज और छठे साल का दे दिया। हम इसको 5 साल वाले को सीधा मूलधन मान लेते हैं। 7800 था, अब ये कितना हो गया? 1 साल में बढ़ के 9048 हो गया। ब्याज मिला कितना इस पे? इसको मिला 1248 रुपये का ब्याज मिला है इसका। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी? 1248 और जो किस 5वें साल वाले पे मिला है 7800 रुपये पे गुणा में 100, यानी कि 1248 को 78 से भाग दे दो और वो आ जाएगा 15%। ठीक है, 15% दर आएगी। देखो लगती 2 साल का जो ब्याज होएगा तो कोई भी मान लो, 5 साल का 7800 रुपये है, छठे साल का है 9048, तो दर क्या होती है? 1 साल का जो ब्याज होता है, जो मूलधन पे जो रेट लग के जो बढ़ता है वही तो दर होती है। 1 साल पे जो मिलने वाला ब्याज है वो तो वही तो दर है। तो 5 साल और छठे साल ब्याज मिला कितना? इनका अंतर है 1248 का मिला। कितने पे मिला? 7800 तो पहले रखिए, उसके बाद 9000 रुपये 7800 रुपये मिल गया गुणा में 100। ये 0 से 0 ये 15 पे कट जाएगा, 15% उत्तर आ जाएगा इसका। अगला है 81 नंबर। एक विक्रेता के पास 2 प्रकार की दाल है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 22 रुपये प्रति किलोग्राम। अब वो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 12 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए? 2 दाल है, एक का रेट है 10 रुपये किलो की, दूसरी है 22 रुपये किलो की। उसने कहा दोनों को मिला दिया, किस अनुपात में मिलाए कि जो रेट जो मिक्स बनाएगा मिक्सर वो 12 रुपये के हिसाब से बिके? तो ये एलिगेशन लग जाएगा। 22 में से 12 गए तो 10 और 12 में से 10 गए तो 2, ये कितना आ जाएगा? 5:1। ठीक है, 10:2 आएगा, 10 का अनुपात 2 का मतलब होता है 5:1। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है 5:1 ध्यान रखना, क्योंकि उसने पहले 10 बाद में 22 का पूछा तो ये 5:1 हो जाएगा, 1:5 नहीं आएगा। जो पहले दे रखा वो आगे लिखना है, 10 दूसरा दे रखा 22 और बीच में दे रखा 12। ठीक है, उसके हिसाब से अंतर लेना है इनका। अगला है क्वेश्चन नंबर 82 और 82 नंबर जो सवाल दिया है उसमें क्या दे रखा है? ए और सी मिलकर एक काम को 120 दिन में करते हैं, सी और ई मिलकर 80 दिन में, ए और ई मिलकर 160 दिन में। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो इन तीनों का पहले तो एलसीएम ले लो, 120, 80 और 160। 120, 80 और 160 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 480। कितना आएगा इनका एलसीएम? 480 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 480, 120, 80 और 160 का। ठीक है, इनकी क्षमता क्या आएगी? ए और सी की क्षमता कितनी आएगी? 12 चौक 48 और इनकी आ जाएगी 6 और नीचे वाले की आएगी 16 3 48, 6 4 3 क्षमता आएगी। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2 × ए जमा सी जमा ई बनेगा, डबल बनेगा ये, क्योंकि दोनों 2 बार आएंगे सारे। और ये कितना हो गया? 480। ठीक है, 480 हो गया और ये टोटल काम कितना होगा? 6 4 10 3 13। और इसके बाद डबल काम है। देखो इनका एलसीएम कितना था? 480 और इनकी क्षमता कितनी आई थी? ये आई थी 12 चौक 48, 8 6 48 और 16 3 48, 6 4 10 3 13 इनकी टोटल क्षमता आई थी। ये आया था 2 × ए जमा सी जमा ई, यानी कि अगर ये डबल क्षमता से काम करें, अगर ये सिंगल क्षमता से काम करेंगे तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, 960/13 इसका उत्तर हो जाएगा। 960/13 ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 480/13 आएगा, वो तो आएगा डबल इनकी। अब इसको आधा करेंगे तो इसका मतलब नीचे 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना ऊपर 2 होगा, क्योंकि टाइम डबल लगेगा इसको, ये ध्यान रखना टाइम एंड वर्क में। अगला है सवाल नंबर 83 का। दीपक और विनोद की गति का अनुपात है 19:12, यानी कि एक 19 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा चल रहा है 12 की स्पीड से। विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दीपक की क्या है? देखो विनोद है दूसरे वाला, 12 की वैल्यू दे दी 84, 12 7 84, तो 19 की कितनी हो जाएगी? 19 गुणा में 7 और 19 7 133। समझ गए भाई? पहला दीपक है, दूसरा विनोद है। विनोद का दे दिया 84, यानी कि 12 की वैल्यू 84 दे दी, तो 19 कितनी हो जाएगी? 19 7 133। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा।
सवाल नंबर 84 है, ये पाई चार्ट पे है ये, ठीक है। पाई चार्ट का आप सोल्व कर लेना, एवरेज निकालना होगा उसमें प्रोडक्ट की। ये एक भिन्न पे सवाल जरूर आता है, और कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है, यानी कि 5 भिन्न दे रखी है, 4 या 5, 4 भिन्न है। इसमें आपको अवरोही क्रम में यानी कि आगे सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी लगानी। सबसे आसान तरीका, इनको अगर पॉइंटों में अगर भाग करके देखोगे तो 0.6 बनेगी, एक 0.7, एक 0.8, एक 0. ऐसे बनेगी लगभग। तो इसमें जो अवरोही क्रम में जो प्रॉपर आएगी वो आएगा 13/16, 3/4, 5/8 और 7/12, ये आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे 85 सवाल हो गए पूरे के पूरे, और यहाँ पे हमारा मैथ का चैप्टर होता है कंप्लीट। गणित के सारे सवाल पूरे हो गए। अब हम करेंगे आगे रीजनिंग का। लास्ट टॉपिक आज का बचता है हमारी प्रैक्टिस सेट का। रीजनिंग का ये टॉपिक बचता है, और इसके बाद पहले हमने हिंदी, इंग्लिश, जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ कर लिया है। प्रश्न नंबर 86 है, रीजनिंग का पहला सवाल है, और यह कथन निष्कर्ष पर। कथन दिया है कि सभी आकाश बादल है, सभी आकाश जो है वो बादल है, और सभी बादल बारिश हैं। सभी बादल क्या है? बारिश। ये ऐसे हो गया, एक सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, ये आकाश, ये बादल, और ये बारिश हो गया। निष्कर्ष क्या है? कुछ आकाश बादल है, कुछ आकाश बादल है, सही है ये भी। सभी बादल आकाश है, बादल बीच वाला है और आकाश अंदर वाला इसके, तो ये गलत है। सभी बादल आकाश नहीं है, ठीक है। सभी बादल आकाश नहीं हो सकते, क्योंकि बादल बाहर है और आकाश अंदर है। तो सिर्फ निष्कर्ष एक ही है जो इसको फॉलो करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, केवल निष्कर्ष एक को फॉलो करता है। अगला है प्रश्न नंबर 87, ये फैमिली रिलेशन पर कि ए सी का बेटा है, सी और क्यू बहन है। ए जो है वो सी का बेटा है, और सी और क्यू ये दोनों बहन हैं, तो दोनों फीमेल हो गई, ए मेल हो गया। और आगे क्या दे रखी? जड जो है वो क्यू की माँ है। जड यानी कि इन दोनों की माँ कौन हो गई? जड। पी है वो जड का बेटा है, यानी कि पी इनका भाई हो गया, ठीक है। पी इन तीनों का भाई होगा, सी क्यू और पी आपस में भाई बहन हो गए। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पी और ए चचेरे भाई हैं, पी और ए चचेरे भाई हैं, नहीं ये तो गलत है। क्यू ए का नाना है, क्यू ए का नाना नहीं, गलत है ये भी। पी ए का मामा है, ये है सही है। पी जो है वो ए का मामा है, क्योंकि ए की माँ का नाम है सी और सी का भाई है पी, तो पी ए का मामा है। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। अगला है 88 नंबर, और 88 नंबर भी फैमिली रिलेशन पे दिया है कि ए सी की माता है, डी और ई जी के भाई हैं, जी और सी का पिता है, एच ई का पुत्र है, तो एच और ए का संबंध बताना। ये आप करके देखना। उत्तर मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर जो दिया है, और वो दिया है कि पति के भाई का पुत्र, पति के भाई का पुत्र यानी कि भतीजा लगेगा इसका, ठीक है। और चाचा भतीजा, जो चाची भतीजा होता है ना, उसका हिसाब से पति के भाई का पुत्र है ये। अगला है सवाल नंबर 89 सवाल, और ये दिशा का है। जो क्यू है वो पी के उत्तर में है, अगर पी है तो पी के उत्तर में है कौन? क्यू है, ठीक है। इसके बाद है कि आर है वो क्यू के पूर्व में है, आर जो है वो क्यू के पूर्व में है, क्योंकि ऊपर हम नॉर्थ लेते हैं, हम ऐसे बनाते हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नो पी के नॉर्थ में होगा क्यू, क्यू के राइट में हो गया आर जो ईस्ट में। एस जो है वो पी के बाएं है, एस है ये पी के बाएं में है। तो गांव आर के सापेक्ष किस दिशा में है? यानी कि आर के हिसाब से आपको ये बताना है कि किस दिशा में है। आर अगर यहाँ है तो ये एस इसके कोने में है, और ये कोना कौन सा बन गया? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट कोने में है ये, तो ये आएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, साउथ वेस्ट में। अगला जो सवाल है ये कथन निष्कर्ष का दिया है। कथन निष्कर्ष का है कि सभी फल हैं, जो सभी संतरे वो फल हैं, ठीक है, बीच में संतरा बाल फल। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल जो है वो सब्जियां हो गई, और सभी सब्जियां वो क्या हो गई? सेब हो गई। ये अंदर क्या है? ये संतरा है, ये फल है बाहर, उसके बाद ये सब्जी है, और ये लास्ट में सेब है। निष्कर्ष क्या है कि सभी संतरे सब्जियां हैं,
सभी संतरे सब्जियां, संतरे तो एकदम अंदर है फल के अंदर, सब्जियों का और संतरों का कोई सीधा मेल नहीं है। कुछ सेब फल हैं, हाँ कुछ सेब फल हो सकते हैं, सेब और फल का ये हिस्सा कॉमन है। तो कुछ सेब फल हो सकते हैं, यानी कि जो निष्कर्ष दूसरा है सिर्फ वो ही फॉलो करता है, बाकी कोई निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 90 का। अगला है प्रश्न नंबर 91 और यो भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया है। प्रश्न नंबर 91 जो है ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया है। इसमें कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, बीच वाला कंप्यूटर हो गया और ये बाहर क्या हो गया, लैपटॉप है। कुछ लैपटॉप महंगे हैं, तो कुछ लैपटॉप जो है वो महंगे कर दिए हैं। सभी महंगी चीज़ें आयात की जाती हैं, यानी कि सभी महंगी जो चीज़ें हैं ये आयात की जाती, ऐसे बनेगा। अंदर है महंगी चीज़ और ये है आयात। अब निष्कर्ष क्या है कि सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं। लैपटॉप और आयात सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। देखो लैपटॉप और आयात का सिर्फ ये हिस्सा कॉमन है, सारा नहीं है, तो स्टेटमेंट एक गलत हो गई। कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, कंप्यूटर और महंगे के बीच में कोई सीधा कनेक्शन नहीं दे रखा। कंप्यूटर एकदम बीच में है लैपटॉप के, तो कुछ कंप्यूटर महंगे हैं ये भी संभव नहीं है सीधा का सीधा, यानी कि इसके जो दोनों ही निष्कर्ष है वो गलत है, कोई भी अनुसरण नहीं करता। और ये दे रखा ऑप्शन सी में। देखो कथन निष्कर्ष में ना ऑप्शन जरूर पढ़ना, किस ऑप्शन में आपका उत्तर सही लिखा है। ये ऑप्शन अगर लगाते हैं नॉर्मल ऑप्शन डी में होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन सी दिया है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन पढ़ के जरूर करना इसमें। अगला जो सवाल है 92 नंबर प्रश्न है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का दिया है। 7 दोस्त बैठे हैं, एस एक छोर पर बैठा है, क्यू एस के बाएं, ये आप बना लेना। और ये शायद पहले वाला ही सवाल रिपीट हो गया, पिछले वाले जो सेट में था यू एस यू क्यू क्यू आर टी बनेगा ये, ठीक है। और बीच में कौन बैठेगा, पी बैठेगा। ये प्रैक्टिस सेट जो 6 नंबर करवाया था उसमें भी एक सवाल रिपीट हुआ है, तो आप वहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है। अगला है 93 नंबर। 93 नंबर में पूछा है कि 4 आकृति दे रखी है ए बी सी डी करके, इनमें से सबसे अलग कौन सी है। 4 आकृति दे रखी है ए बी सी डी करके, इसमें सबसे अलग कौन सी है। तो ये देखो एक त्रिभुज है, इसमें 3 ही सर्कल दे रखे हैं, जितनी भुजा हैं उतने ही सर्कल। ये हेक्सागन है 6 भुजा षटभुज, इसमें 6 सर्कल दे रखे हैं। ये 4 भुज है तो इसमें 4 दे रखे हैं। ये पंचभुज है तो इसमें 4 डॉट दे रखे, आने कितने सर्कल थे, 5 आने थे। तो जो इमेज डी है ये अलग है, समझ गए क्यों है। जितनी भुजाओं की आकृति दे रखी है उतने ही बाहर ये गोले दिखा रखे हैं, लेकिन 5 वाली में ऑप्शन डी में 5 भुजा की आकृति है लेकिन 4 गोले दिखा रखे हैं। 94 नंबर है अगला जो है वो है 94 नंबर, और इसमें बताना है कि अलग कौन सा है। 94 नंबर में अलग कौन सा है ये बताना है आपको। देखो इसमें तो सीधा सा दिख रहा है, देखो जो भी आकृति सब में गैप है, इसमें सी वाली जो आकृति है ये आपस में चिप रही है, बाकी आकृतियाँ वो अलग अलग है, सी वाली आकृति चिपी हुई है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 95 नंबर और यह है कथन निष्कर्ष का, ठीक है, कथन और निष्कर्ष का तार्किक के रूप में। और इसमें कथन है कि मृणाल के एक मित्र ने कहा, मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। भाई एक लड़के के मित्र ने कहा कि मैं और मेरा दोस्त चिड़ियाघर घूमने गए तो जो टाइम बिताया था वो समय शानदार था। उससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक कि मृणाल चिड़ियाघर गया था, सही बात है भाई, दोनों चिड़ियाघर में गए थे तो मृणाल चिड़ियाघर गया था, सही बात है, ये तो कथन निष्कर्ष सही हो गया। मित्र एक जीव विज्ञानी है, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है, जरूरी नहीं कि जो चिड़ियाघर घूमने जाए वो जीव विज्ञानी ही हो। पहला तो सही है कि भाई वो चिड़ियाघर गया था घूमने उसके दोस्त के साथ, पहला निष्कर्ष तो सही है, लेकिन जो दूसरा है ये गलत है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती इस कथन के माध्यम से। तो केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है, केवल और केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। ऑप्शन बी जो है इसका वो उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 का 96 नंबर दे रखा है, इसमें 4 दे रखे ए बी सी डी करके, आपको ये बताना है इनमें से अलग कौन सा है। इनमें से अलग कौन सा है, ये 4 दिए गए हैं। तो देखो पहला है बी, और बी से के तक गया है, बी से के
के से फिर ई आया है वापस और ई से फिर एम पे गया है। ठीक है, आगे अब देखो जैसे आर से गया यू पे, यू से गया वाई पे, वाई से गया डी पे, एल से गया ओ पे, ओ से गया एस पे और एस से गया एक्स पे, सी से एफ पे गया, एफ से जे पे, जे से ओ पे। अब इनमें क्या फ़र्क है देखो, एस से यू पे गया 3 जुड़ गए, यू से वाई पे गया तो 4 जुड़ गए, वाई से डी पे गया तो 5 जुड़ गए। ठीक है, सी से एफ गया 3 जुड़ गए, एफ से जे गया तो 4 जुड़ गए, जे से ओ गया तो 5 जुड़ गए। यानी कि 3 4 5 की सीक्वेंस बन रही है। पहले वाले में 3 जोड़ दिया, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 5। इसमें देखा तो एल से ओ 3 जोड़ दिए, ओ से एस 4 जोड़ दिए, एस से एक्स 5 जोड़ दिए। ठीक है, 3 4 5। लेकिन इसमें अलग है बी के ई एम। इसमें क्या जुड़ रहा है, पहले वाले में 9 जुड़ रहे हैं, दूसरे वाले में 6 घट रहे हैं, तीसरे वाले में 6 घट रहे। तो जो पहले वाले हैं ना, ये सीक्वेंस नहीं बन रही, सिर्फ इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बनी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है एक जो पत्राचार और पत्र के बीच में जो संबंध है, पत्राचार और पत्र के बीच में संबंध है, तो इनमें से किसके बीच में वही रिलेशन है। पत्राचार और पत्र का मतलब होता है कि जो पत्राचार होता है वो पत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, जो कोरस्पोंडेंस होता है वो लेटर के द्वारा दिया जाता है। मध्यस्थता विवाद के बीच में होती है तो कोई मतलब ही नहीं है। उल्लंघन क्या करते हैं, सीमाएं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वाद विवाद से समस्याएं नहीं। ऑप्शन सी है वस्तु विनिमय होता है वस्तुओं से। वस्तु विनिमय होता है कि एक चीज़ देके उसके बदले में दूसरी चीज़ लेना, एक दूसरे पर निर्भर है ये। ठीक है, तो वस्तु विनिमय के लिए क्या होता है, वस्तुएं। पत्राचार का माध्यम क्या होता है, पत्र। तो वस्तु विनिमय का माध्यम क्या होता है, वस्तुएं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर है जो PAN से V बना है, तो ऐसे ही FOM से क्या बनेगा। तो P से बना है V, P से V अगर बनेगा तो इसमें क्या जोड़ दिया, 6 ऐड कर दिया। A से H जोड़ दिया तो इसमें जोड़ दिया 7, N से V इसमें जोड़ दिया 8। पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 7, तीसरे वाले में 8। तो ऐसे ही फॉर्म का अगर हम बनाएंगे, फॉर्म का, तो इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तो F में 6 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, L। O में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, V। और M में अगर 8 जोड़ेंगे तो बनेगा U, LVU। LVU जो ऑप्शन सी है वो ध्यान रखना, B और C एक से दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऑप्शन सी है LVU। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 है और इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 8 और 6 का 76 बना रखा है, 7 और 13 का 113 बना रखा है, 7 और 13 का 113 बना रखा है। ठीक है, इसका 76 कैसे बनेगा ये आपको बताना है। देखो अगर इसका स्क्वायर करके जोड़ें तो ये 13 13 169 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ये बनेगा ही नहीं। 8 सिंग 48 करें और 48 यानी कि 76 है ये 48 लेके आना है तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 8 और 28, इसमें 28 लेके आना पड़ेगा। और 13 13 7 91 बनेगा, तो 113 और 91 देखें तो ये कितना अंतर बनेगा, इसका 22 का अंतर बनेगा। तो ये भी कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। इसमें क्या तरीका है, 8 को 5 से गुणा कर दो और दूसरे को 6 से गुणा कर दो। 8 5 40, 6 6 36, कितना हो गया 76। 7 को 5 से गुणा कर दो, कितना हो गया 7 5 35, जमा 13 को 6 से गुणा कर दो, 13 6 78, तो 35 प्लस 78 कितना हो गया 113। सही है, तो सेम 12 और 10 को 5 से गुणा करोगे, 12 5 60, जमा 10 को 60 6 से गुणा करोगे तो 60, 120 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। पहले वाले को 5 से गुणा करना, दूसरे वाले को 6 से। पहले वाले को 5 से, दूसरे वाले को 6 से गुणा करने हैं, फिर तीसरी संख्या मिलेगी। लास्ट है प्रश्न नंबर 100 का, और इसमें आपको बतानी है कि 16 17 23 ये क्या बनेगा, कैसे क्या इसमें बनेगी। देखो 16 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 33 बनेगा। ठीक है,
और 22, ये देखो 36 और एक 37। देखो ये देखो इसमें सीक्वेंस क्या है, 36 में एक जोड़ दिया 37, 16 में एक जोड़ दिया 17, 17 में कितने जोड़े, 23 बने 6, 37 में कितने जोड़े, 43 बने 6। इस हिसाब से अगर यहाँ पे हमने 21 लिख दिया तो 21 में एक जोड़ा तो 22, 22 में 6 जोड़े तो 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। नीचे वाले से ऊपर वाले में एक जोड़ दिया, ऊपर से बीच वाले में 6 जोड़े हैं, नीचे से ऊपर में एक जोड़ दिया और ऊपर से सेकंड नंबर पे 6 जोड़ दिया। इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पूरा हुआ 100% के साथ। हरियाणा सीईटी के लिए हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करने लग रहे हैं, मॉक टेस्ट करने लग रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट करने लग रहे हैं। आप ये साथ के साथ करते रहो, सीईटी का पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा नॉलेज हब के नाम से। और जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा ये टेस्ट सीरीज है जो चलाई गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 7 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। पूरा का पूरा जो सीईटी का पेपर आएगा इसी पैटर्न पे आएगा, इसी हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और हरियाणा जीके वगैरह मैथ वगैरह सारे सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे आपसे, पहले बता रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस सेट जरूर कर ले, डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता डेली प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। क्लास मिस मत करना, कंटिन्यू डेली देखना, सब्सक्राइब करना नॉलेज हब को, अपने फ्रेंड वगैरह को भी रेफर करना ताकि उनको ये प्रैक्टिस सेट मिल सके। अब जिस हिसाब का टाइम है तो टॉपिक तो लगभग सभी ने पढ़ लिए होंगे। प्रैक्टिस सेट से क्या किया, हमें ओवरऑल पता लग जाता है कि हमारी ओवरऑल जो तैयारी है वो कितनी है, किस लेवल की है, ठीक है। तो जुड़े रहिए नॉलेज हब के साथ, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नया जो प्रैक्टिस सेट है उस। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।